नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की उत्तराखंड में छापेमारी लगातार जारी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर के ग्राम रतनपुरा में छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही हरिद्वार और रुड़की में भी एनआईए की रेड की खबर है। वहीं सूत्रों के हवाले से ड्रग्स माफिया के तार आतंकियों से जुड़े होने की भी खबर है। एनआईए की टीम ने पहले भी उत्तराखंड से टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है। बता दें कि एनआईए की टीम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी उत्तराखंड में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो टेरर फंडिंग का पूरा मामला है और इस पूरे मामले में एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें कि उत्तराखंड के भी कई ऐसे जिले हैं वहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। बाजपुर के तनपुरा गांव में छापेमारी हो रही है। आतंकियों और ड्रग्स माफिया से जुड़े तार जिनके होंगे उन पर शिकंजा कसा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो माफिया है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश भी करते हैं, इसीलिए भी उत्तराखंड में एनआईए की ये कार्रवाई हो रही है। बाजपुर के तनपुरा गांव में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जो 6 राज्य है उत्तराखंड के अलावा, वहां पर भी छापेमारी हो रही है। सत्येंद्र बारतवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है एनआईए की छापेमारी को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि जो टेररिज्म फंडिंग को लेकर एक सूचना जो लगातार आ रही थी, उसको लेकर एनआईए की टीम देश के अलग अलग राज्यों के 122 जो स्थान है वहां पे छापेमारी के लिए पहुंची है। इसी तहत उत्तराखंड में भी अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो रुद्रपुर के जो रतनपुर गांव है वहां पे एनआईए की टीम पहुंची है। और अभी कुछ दिन पहले ही एक कनाडा रिटर्न एक जो व्यक्ति रिटर्न आया था, उससे पूछताछ लगातार जारी है। उससे घर में एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही कि हरिद्वार और रुड़की के अलग अलग जगहों पर भी एनआईए की टीम पहुंचकर कई लोगों से जानकारी जुटा रही है, क्योंकि कुछ समय पहले रुड़की और हरिद्वार से भी एनआईए की टीम ने दो से तीन जो व्यक्ति हैं उनको जो टेररिज्म फंडिंग को लेकर उनको उठा के दिल्ली ले गई थी। तो एक बार फिर ये पूरी शुरू हो गई है और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर अभी भी एनआईए की टीम मौजूद है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए सत्येंद्र कि कहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है अभी। बिल्कुल, अगर अभी हम बात करें जो अभी तक पुख्ता जानकारी मिली है वो रुद्रपुर के रतनपुरा जो गांव है वहां पे एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। और हरिद्वार और रुड़की के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे टीम पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पे क्योंकि रुड़की और हरिद्वार पहले भी एक सेंसिटिव उसमें रहा है, एनआईए की टीम यहां पहले भी 2-3 लोगों को डिटेक्ट करके अपने साथ दिल्ली ले गई थी जिनका ताल्लुक टेररिज्म फंडिंग से जोड़ा जा रहा था। और एक बार फिर एनआईए की टीम ने, क्योंकि पूरे देश में 122 जगहों पर एक ये छापेमारी शुरू की है, जिसमें उत्तराखंड में भी एनआईए की 4 से 5 टीमें अभी मौजूद बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो एनआईए की इस छापेमारी को बड़ी कार्रवाई समझ सकते हैं और अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड के जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी है। यूपी के बरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति पर एफआईआर दर्ज हुई है। रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी पर केस दर्ज किया गया है। पप्पू गिरधारी समेत 4 नामजद हैं। कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बीजेपी नेता सूरज राठौर ने एफआईआर दर्ज कराई है। वोटिंग के दिन धमकी देने का आरोप है और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी है। घर पर कब्जे की कोशिश का भी आरोप लगा है। रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और धमकाने का आरोप है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी नेता सूरज राठौर ने ये एफआईआर कराई है और उसमें कहा गया है कि रेखा आर्य के जो पति है पप्पू गिरधारी, उन्होंने धमकाने का आरोप लगाया है और साथ ही कब्जा करने की बात भी की है जमीन पर। इसको लेकर बीजेपी नेता की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। रेखा आर्य के पति है पप्पू गिरधारी और पप्पू गिरधारी समेत 4 लोगों के नाम सामने आए हैं और इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली में यह एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तराखंड की मंत्री हैं रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी पर केस दर्ज किया गया है।
चितरंजन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। चितरंजन, ये पूरा मामला क्या है आखिर? 11 तारीख को बरेली में वोटिंग हुई थी बारादरी थाना क्षेत्र में। भाजपा नेता है, ये अपना वोट करके आए थे, तो पप्पू गिरधारी का जो बेटा है उसने और उसके जो गुर्गे थे उन लोगों ने इनको धमकी दी और ये पप्पू गिरधारी बीजेपी के विरोध में वोटिंग करा रहे थे और इनके बेटे करा रहे थे। इसी बात को लेकर उन लोगों ने ये जो भाजपा नेता है इन पे धमकी दी है और शहर छोड़ने की धमकी दी है। ये जो रेखा आर्या हैं, इनके ये जो पप्पू गिरधारी हैं, ये दूसरे पति हैं, ये दूसरी पत्नी का बेटा है जिसने ये पूरी घटना को कारित किया था और इस मामले में एफआईआर बारादरी थाना पुलिस ने दर्ज कर ली है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये जो आरोपी है, वो जो पीड़ित है, ये अभी एसएसपी से मिलेगा और एसएसपी से कार्रवाई करने की मांग करेगा कि जो रेखा आर्य के जो दूसरे पति हैं इन पे इनके बेटे ने इस तरीके की ये घटना को अंजाम दिया था। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए चितरंजन। और वहीं पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम 120 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही बता दें कि निगम और एचआरडीए की कुल 16 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज सीएम धामी हरिद्वार में 528 परिवारों को अपने घरों की चाबी भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं उन्हें आज चाबी सौंपी जाएगी और कुल 528 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें अपना घर मिल जाएगा, जिन्हें अपनी छत मिल जाएगी, उन्हें आज चाबी देंगे पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में ये पूरा कार्यक्रम होगा, जहां 120 करोड़ की योजनाओं की सौगात पुष्कर सिंह धामी देंगे। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी आज लोगों को उनके घरों की चाबी देंगे। करीब 16 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम आज ही है। तो एक तरफ सौगात, एक तरफ योजनाओं की शुरुआत, तो दूसरी तरफ चाबी आज मिल जाएगी उन लोगों को जिन्हें लंबे समय से इंतजार था अपने घरों के लिए। सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का आज ऋषिकेश से शुभारंभ होने जा रहा है। पंच प्यारों की अगुवाई में उत्तराखंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जत्थे को ऋषिकेश से रवाना करेंगे। बड़ी संख्या में कीर्तन मंडली संगति और ऋषिकेश श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में आकर रुकी है। यहां से यात्रा आज शुरू हो जाएगी। 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, जिसमें देश विदेश से आए सिख श्रद्धालु गुरु साहिब के दर्शन करेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और यहाँ पर विदेश से भी लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए। इसके लिए पहला जत्था ऋषिकेश से पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। कुछ बसें हमारी सुबह 5 बजे निकल चुकी हैं, लेकिन जो 5 प्यारे हैं उनके साथ जो जत्था है वो हम मुख्यमंत्री के द्वारा ही और माननीय राज्यपाल के द्वारा ही उनकी रवानगी का जब वो कराएंगे तभी रवानगी होगी। वैसे हम दिल्ली से आए हैं और हमारा जो ग्रुप है कीर्तन का ग्रुप है, तो 3 जत्थे जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश से और 20 तारीख को वहाँ पे ओपनिंग है और वहाँ पे कीर्तन करना है पीटीसी पे लाइव। अंतिम क्षण में है। आज मुख्यमंत्री और गवर्नर पंच प्यारों की अगुवाई में ऋषिकेश से पहले जत्थे को रवाना करेंगे और संगतें गोविंद घाट रुककर 20 मई को कपाट खुलते समय सबद कीर्तन में शिरकत करेगी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। टिहरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां NH-94 पर पार्थो बैंड के पास देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को भेजा गया है नरेंद्र नगर अस्पताल। ड्राइवर समेत कुल 10 मजदूर सवार थे और अब घायलों को नरेंद्र नगर अस्पताल भी भेज दिया गया है। यहां पर हादसा देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से 3 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं, बाकी इसमें 10 लोग सवार थे और जो घायल है, छोटी मोटी चोटें जिन्हें आई हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है।
उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ प्रखंड में गुलदार की दहशत बनी हुई है। बीती रात गुलदार ने उड़ारी गाड़ में एक भैंस पर हमला कर घायल कर दिया। रात भर बेखौफ घूमते दिखे गुलदार। शनिवार को गुलदार ने मणि गांव में एक महिला को अपना निवाला बना दिया था, जिसके बाद से गुलदार बेखौफ घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। मणि क्षेत्र के ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं। ग्रामीण वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित कर मारने की मांग कर रहे हैं। जो है कल रात को ही कुमराड़ा में जो है एक बकरी को भी उसने अपना निवाला बनाया। तो हमें ये लगता है कि ये एक बाघ नहीं बल्कि 3-4 बाघ यहाँ पर शायद वन विभाग के द्वारा ही छोड़े गए हैं, जो इस तरह से अपना आतंक मचा रहे हैं और क्षेत्र में बहुत दहशत का माहौल है। अल्मोड़ा में रानीखेत के नौगांव में गुलदार को पकड़ लिया गया है। एक युवक को निवाला बनाने वाले गुलदार के लिए फयाट नौला इलाके में पिंजरा लगाया गया, साथ ही कैमरा ट्रैप भी लगाया गया। अब गुलदार पिंजरे में फंस गया है और अब कैमरा ट्रैप के जरिए पता लगाया जा रहा है कि ये वही गुलदार है जिसने युवक को शिकार बनाया था। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर के बीचों बीच गोवीशान पार्क में एक गुलदार के बच्चे का मृत शरीर मिलने से वन विभाग सतर्क है। आशंका जताई जा रही है कि इस बच्चे की मां आसपास कहीं हो सकती है। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए शावक के शव को रामनगर भेज दिया है। अगली खबर देहरादून से है। यहां कॉर्बेट पार्क से राजाजी पार्क में एक बाघिन को लाया गया है। 5 साल की एक और बाघिन को राजाजी पार्क लाया गया। बता दें कि एक बाघिन को कॉर्बेट से राजाजी पार्क लाया गया था। बीते कुछ सालों में राजाजी के वेस्टर्न पार्ट को बाघों से गुलजार करने की योजना है। फिलहाल 1 हेक्टेयर के बाड़े में बाघिन को रखा गया है। अगले 3 से 4 दिन में बाघिन को राजाजी पार्क में रिलीज कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ते ही ग्रामीणों द्वारा बनाया गया सियोना पुल बह गया है। सालों से बरसात के सीजन में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल बनाया था और जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते थे। 1 सप्ताह पहले लकड़ी की पुल से युवती बहने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। लोग सालों से पुल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली की मांग कर रहे हैं। वहीं देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ गई है और ये मांग गर्मियां बढ़ने के साथ ही बिजली की लगभग 47 मिलियन यूनिट तक पहुंच जाती है। लेकिन यूजेवीएनएल से कम बिजली उत्पादन होने की वजह से यूपीसीएल महंगी बिजली खरीद रहा है। बता दें कि देहरादून में मंगलवार को 38 डिग्री तापमान रहा है, तो गर्मी चरम पर है। गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली की मांग बढ़ रही है और बिजली की मांग बढ़ने की वजह से बिजली महंगी हो रही है, जिसका भुगतान आम उपभोक्ता को भरना पड़ रहा है सरचार्ज के तौर पर, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और बिजली की मांग भी बढ़ रही है। तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में मैदानी इलाकों में राहत नहीं है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो उत्तराखंड में अभी अगर देखा जाए तो देहरादून में मौसम में राहत नहीं है। उत्तराखंड में अब नदी किनारे के अतिक्रमण को हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस पर भी सस्पेंस बढ़ गया है, क्योंकि कार्रवाई से पहले कई सरकारी बिल्डिंग भी इस जद में आ रही हैं। लिहाजा कार्रवाई कैसे होगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियां पूरी तरह अतिक्रमण से पटी पड़ी हैं। दोनों नदियों के किनारे 129 अवैध बस्तियां हैं। 2005 में हुए एक सर्वे में 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण दोनों नदियों के किनारे पाए गए। ये कहानी सिर्फ रिस्पना और बिंदाल नदी की ही नहीं, राज्य की प्रमुख 23 नदियों का यही हाल है। लेकिन कई सरकारी बिल्डिंग भी इस जद में आ रही हैं। विधानसभा भवन का हिस्सा रिस्पना नदी की जद में है। जिला जेल, उत्तराखंड ट्रैकिकल यूनिवर्सिटी भी नदी किनारे,
दून यूनिवर्सिटी, मत्स्य निर्देशालय, खनन निर्देशालय भी नदी किनारे बनाए गए। रायपुर में नया प्रस्तावित विधानसभा भवन भी जोहड़ की जमीन पर है। कुल मिला के अतिक्रमण पे हटाने पे सरकार गंभीर है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की भी अतिक्रमण है उस पे पूरी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। अतिक्रमण हटेंगे तभी हमारी जो जमीनें हैं वो बच पाएंगी। कड़ाई के साथ जिलों को निर्देश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार के जितने भी नदी किनारे जो गाइडलाइन जो दायरा है उसको अगर हटकर कोई निर्माण हो रहा है तो उसको ध्वस्तीकरण उसका होगा। 2013 की आपदा के बाद कोर्ट में गंगा नदी के 200 मीटर के एरिया में किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन इसका पालन कभी नहीं हुआ, बल्कि सभी सरकारों के दौर में वोट बैंक की खातिर जमकर अवैध बस्तियां बसाई गईं। तो वोट बैंक के लिए ही जो नदियों के किनारे एनक्रोचमेंट बढ़ाए गए। पहले हमारी नदियां सब साफ सुथरी और एनक्रोचमेंट फ्री थी। उनकी सारे किनारों की स्लोप की सारी ग्रीनरी हटाई गई, उसमें जो स्ट्रीम्स आ रही थी वो एनक्रोच करी गई। अब ऐसे में अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है तो क्या नदी किनारे बनी सरकारी निर्माण भी ध्वस्त होंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे अवैध बाजारों पर धामी सरकार के एक्शन की। तो टिहरी में सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई है। टिहरी के मोलधार में अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध मजार को तोड़ा गया है। प्रशासन ने अवैध मजार को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद भी अवैध मजार को नहीं तोड़ा गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर अवैध मजार को तोड़ दिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध तरीके से बनाई गई मजारों को तोड़ा जा रहा है और जितने भी अवैध मजार बनाए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई जारी है। जैसे एक IHM के सामने था वो हमने पिछले 15 दिन पहले उसको हटा दिया था। इसके बाद पुनः 2 संरचनाएं जो चिन्हित की गई थी उनको हमने नियमानुसार नोटिस भी निर्गत किए गए। खटीमा में भी अवैध मजार पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। यहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को तोड़ दिया गया है। मजार के नाम पर काफी सारा स्ट्रक्चर यहां खड़ा किया गया था और मजार के साथ साथ रहने के लिए कमरा तक बना लिया गया था, जिस पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला और खटीमा में भी इस मजार को तोड़ दिया गया। तो लोग यहां पर मजार तो बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ रहने के लिए कमरे भी बना रहे हैं, जिसको ध्वस्त किया गया। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का उद्घाटन भले ही 3 साल पहले हो गया हो, लेकिन आज भी ये रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। हालात तो ये हैं कि इस रोड में आए दिन आसमान छूती पहाड़ियां ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं। लिहाजा इस रोड पर सफर करना मौत को गले लगाने बराबर है। देखिए, ये भयावह नजारा है चीन और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाने वाली लिपुलेख रोड का। इस रोड पर आए दिन विशालकाय पहाड़ियां कुछ ऐसे ही दरकती हैं। पहाड़ियों से आई आफत के चलते जहां ये रोड आए दिन बंद हो जाती है, वहीं रोड पर पड़े टनों मलबे को हटाने में हफ्तों का समय गुजर जाता है। सुरक्षा के लिहाज से तो ये रोड अहम है ही, साथ ही व्यास घाटी के साथ गांव की ये लाइफलाइन भी है। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड को चालू हुए 3 साल हो गए हैं। इन सालों में शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरा हो जब यहाँ दरकती पहाड़ियों का आतंक न मचा हो। यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब रोड खुले। हर साल का यही है। वहाँ पे रोड में एक होता है प्रॉपर तरीके से कटिंग हो, वहाँ पे इतनी ब्लास्टिंग हो रही है कि पेड़ों में ये पहाड़ों में क्रैक्स आ रहे हैं। मतलब बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ एकदम जमीन पे आ रहे हैं। बीआरओ ने 14 साल में इस रोड को बनवाया है। इस दौरान करोड़ों की धनराशि भी खर्च हुई है। बावजूद इसके लिपुलेख रोड पर सफर करना जवानों के साथ ही स्थानीय लोगों पर भी भारी पड़ रहा है। इसी रोड के जरिए चीन और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान गुजरते हैं, फिर भी बीआरओ इस रोड को सुरक्षित नहीं बना पा रही।
नीचे उफनाती काली नदी और ऊपर से दरकते पहाड़ों के बीच इस रोड का सफर सीधे मौत को चुनौती देने वाला है। भौगोलिक परिस्थिति भी वैसी है और बीआरओ के सामने भी चैलेंज है। रोड भी बनानी है और आवागमन को भी सुचारू रखना है और भूस्खलन भी ना हो जाए। क्योंकि कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम खड़ी चट्टान है, उसको किस तरह से काटा जाए। ब्लास्टिंग नहीं की जाती है तो वर्षों तक का काम लग जाएगा, अगर ब्लास्टिंग की जाती है तो पूरा ऊपर से हिलता है। ये बात 100% सही है कि जिस इलाके में ये रोड कटी है वो काफी संवेदनशील है। यही नहीं, हिमालय का कोर एरिया होने के कारण इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। बावजूद इसके रोड जिस तरह खौफनाक बनी है उससे कार्यदायी संस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में बेहतर यही होता कि इस रोड के दर्जनों डेंजर पॉइंट का समय रहते ट्रीटमेंट कर लिया जाए, नहीं तो किसी भी दिन बड़ा हादसा होते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली का बेनीताल उत्तर भारत के पहले एस्ट्रा विलेज के रूप में पहचान बनाने लगा है। वर्ष 2021 में सरकार, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से बेनीताल को एस्ट्रो विलेज बनाने की कवायद शुरू की थी, जो अब परवान चढ़ने लगी है। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि चमोली जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने के लिए एस्ट्रो पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी देश के कई राज्यों से अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटक हिस्सा लेंगे। 19 से 21 मई तक बेनीताल में एस्ट्रो पार्टी के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एस्ट्रो पार्टी के बाद 1 माह तक एस्ट्रो कैंप आयोजित किया जाएगा। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।